चलिए, ये नया टॉपिक है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। यानी कि जब बहुत सारे चार्जेस हो एक साथ तो उनके बीच कौन सा फोर्स लग रहा है या कैसे उस फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इसी को हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। ठीक है, हमेशा आप एक बात याद रखिएगा कि जैसे बहुत सारे चार्जेस हैं, मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक्स वाई जेड एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया ओ, और यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस हैं। मान लीजिए ये Q1 चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है। ये Q2 चार्ज है, इधर बना देता हूँ Q3, और इस तरीके से ये मान लीजिए Qn है। बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है। सभी के पोजीशन वेक्टर बना देता हूँ। इसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है, Q3 है, उसका पोजीशन वेक्टर R3, Q2 है तो R2, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2, Q3 का पोजीशन वेक्टर R3 और इसका Rn। ठीक है, ये इनके सबके पोजीशन वेक्टर बना लिया मैंने। ये सभी चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, सब के सब एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। अब हमको कैलकुलेट करना है कि सर उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, आपको अगर आप सब चार्जेस के बारे में एक साथ सोचने लगोगे तो ये प्रोसेस काफ़ी जटिल हो जाएगा, यानी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी एक चार्ज को पहले फिक्स करना पड़ेगा और फिर मैं ये सोचूंगा कि वो जो चार्ज जिसको मैंने फिक्स किया है उस चार्ज पर बाकी बचे हुए चार्ज के कारण कितना फोर्स लग रहा हुआ है, उसको भी मैं बारी बारी से कैलकुलेट करूंगा। एग्जाम्पल के लिए यदि मैंने Q1 चार्ज को फिक्स रखा है, यानी इसको मैं कंसीडर करता हूँ, इसको मैं ध्यान देता हूँ और ये सोचता हूँ कि इस चार्ज पर ये कितना फोर्स लगा रहा है, वो कितना लगा रहा है, वो कितना लगा रहा है, इस सभी फोर्सेस को मैं बारी बारी से कैलकुलेट करूंगा। अब इसमें एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि जब आप इन दोनों के बीच लग रहे फोर्स को कैलकुलेट करोगे ना, तो याद रखना कि इन दोनों के बीच लग रहे फोर्स को इन लोग बचे हुए लोग प्रभावित नहीं कर सकते, इफेक्ट नहीं पहुंचा सकते। यानी इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स पर इनका कोई भी लेना देना नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इनके बीच जो फोर्स लगना होता है ये उतना ही लगता है। इन लोग अगर न भी होते तब भी इन दोनों के बीच फोर्स उतना ही लगता, और इन लोग के होने के बावजूद भी इन दोनों के बीच फोर्स उतना ही लगेगा। ठीक है, इनके होने न होने पर होने न होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये बात हर दो चार्जेस के लिए सत्य है। यानी कि इन दोनों के बीच भी जितना फोर्स लगना चाहिए उतना ही लगेगा, चाहे बाकी बचे चार्ज यहाँ मौजूद हो चाहे ना हो। ठीक है, तो ओवरऑल आपने क्या समझा कि दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स पर उपस्थित बाकी चार्जेस, जो भी बाकी चार्जेस हैं, उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको ये कहा कि सर हमको जब बहुत सारे फोर्स जो आपस में ये सभी एक दूसरे पर जो लगा रहे हैं, अगर हम उनको कैलकुलेट करना चाहें तो मुझे ये करना होगा कि मुझे पहले किसी एक चार्ज को फिक्स करना होगा और बाकी बचे चार्जेस के द्वारा उस फिक्स कर चुके चार्ज पर कितना कितना फोर्स लग रहा है ये हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने Q1 को कैलकुलेट कर लिया सर, अब मैं धीरे धीरे ये हिसाब लगाऊंगा कि इस Q1 पर Q2 कितना फोर्स लगा रहा है। तो आप जानते हैं कि Q2 Q1 पर जो फोर्स लगाते हैं उसको हम बोलते हैं F12, पहले चार्ज पर दूसरे चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स। ठीक है, Q3 Q1 पर कितना फोर्स लगा रहा है उसको हम जानते हैं F13 से, है ना। इसको आप डैश डैश करके लिखेंगे तो ये बढ़िया दिखेगा आपको। और Qn Q1 पर कितना फोर्स लगाता है उसको हम लिखेंगे F1n से। देखिए, है तो यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस, लेकिन मैंने 1 2 3 के बाद सीधे nth नंबर के चार्ज को दिखाया है। ऐसे बीच में बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं। हम Q1 को फिक्स किए हैं, इसलिए केवल इतना सोच रहे हैं कि इस पर ये कितना फोर्स लगाता है, वो कितना फोर्स लगाता है, वो कितना फोर्स लगाता है। ठीक है, लगा तो ये भी उन सब पर रहा है, मगर इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जिसको फिक्स किए हैं उसी को सोच रहे हैं, उस पर ही बाकी लोग जितना फोर्स लगा रहे हैं उसी को बारी बारी से मैं लिखूंगा। अब मैं लिखने जा रहा हूं पहले चार्ज पर दूसरे चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स। तो फॉर्मूला क्या होगा सर इसका, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर R12 कैप। ठीक है, बिकॉज आपने वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो यहाँ पर आपको वेक्टर के द्वारा ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। R12 यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन F12 के डायरेक्शन में होगी, तो ये Q1 से Q2 के बीच
जो F12 की जो डायरेक्शन है उसी दिशा में R12 वेक्टर काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं जो डायरेक्शन को शो करता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, इस बात को आप भली भांति जानते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ही है कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होता है, 1 होता है। यही यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है। अब सुनो, आपने क्या निकाला, पहले चार्ज पर दूसरे चार्ज के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है। ऐसे ही अब पहले चार्ज पर तीसरे चार्ज के कारण कितना फोर्स लग रहा है। ध्यान दीजिए, दोनों में पहला पहला कॉमन है, क्योंकि मैंने तो पहले ही बोल रखा है, पहले वाले को फिक्स करके बाकी बचे चार्जेस के द्वारा उस इकलौते पहले वाले पर कितना फोर्स लग रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप F12 लिख लिए, F13 लिख लिए, ऐसे F14 बनेगा, 15 बनेगा, जितने चार्जेस है उतने बनेगा। सो हम एक एक को कितना लिख रहे हैं, हम डैश डैश करके ऐसे छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये कि इसी प्रकार और भी लिखे जा सकते हैं। लास्ट में मैं लिखूंगा F1n, यानी पहले चार्ज पर nth नंबर में जो चार्ज है उसके द्वारा कितना फोर्स लगेगा, तो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q1 अपॉन R1n स्क्वायर R1n कैप। ठीक है, ये हुआ। सो आप सब अच्छे से समझ पा रहे होंगे, मुझे बहुत विश्वास है पूरा, और आशा भी है कि अभी ये बताओ, ये कौन सा फोर्स है, और ये कौन सा फोर्स है, पहले चार्ज पर दूसरे चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स, इसलिए F12। ये कौन सा फोर्स है, पहले चार्ज पर तीसरे के द्वारा लगाया गया फोर्स। ठीक है, पहले चार्ज पर nवें नंबर के चार्ज द्वारा लगाया गया फोर्स। ठीक है, ये अगर मैं टोटल करूं तो मुझे क्या मिलेगा सर, ये मिलेगा मुझे टोटल F1, यानी कि उस पहले चार्ज पर यानी Q1 पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, उस Q1 पर ये जितना लगा रहा है, वो जितना लगा रहा है, वो जितना लगा रहा है, यानी इतना इतना इतना, उन सबों का सम, उन सबों का योग है, योग, उन सबों के योग को ही हम F1 नाम दे रहे हैं। यानी कि F1 यहाँ पे क्या है, F1 जो है वो F12 प्लस F13 है ना, प्लस F14, ऐसे चलते चलते आपको जाना है F1n तक। ठीक है, ये टोटल सब का सम होगा। आप सबको आप सम कीजिए तो आपको मिल जाएगा टोटल फोर्स जो उस Q1 पर लग रहा है इन सबों के द्वारा। ठीक है, तो चलिए सर, मैंने यहाँ लिख दिया है सर, अब लिखिए उन सब को जो ये फोर्सेस हैं। F12 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर R12 कैप। क्लियर है, फिर आप लिखेंगे F13 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 R13 स्क्वायर R13 कैप। अब इस फोटो को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि फोटो का ज़्यादा काम नहीं है, फोटो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान फोटो है। ठीक है, बस हम कुछ नहीं किए, चारों चार्जेस बनाए हैं और उन चार्जेस पर बाकी चार्जेस का जो फोर्सेस लग रहे हैं उनकी डायरेक्शंस को हमने यहाँ पे शो किया है। तो बहुत आसान है, ये घबराना नहीं है। अब चलते हैं आगे। ऐसे ही आप F14 के बारे में लिखेंगे, सबके बारे में लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लास्ट वाला लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn R1n स्क्वायर R1 कैप। ठीक है, सो ये हो गया। अब आप देखते हैं कि सर ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, इसको शॉर्टकट में लिख के बताइए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कॉमन क्या क्या निकल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सब में कॉमन है तो कॉमन निकाल दिया, अंदर जो बचेगा उसको मैं लिख रहा हूँ Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप, Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप, और चलते चलते ये फिर Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर R1 कैप। इस तरीके से आपने लिख लिया। ठीक है, बहुत आसान है, कहीं डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं बिंदास। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अब आप कहेंगे कि ये सर इतना लंबा एक्सप्रेशन है, इसको आप कोई शॉर्टकट में लिख के दिखाइए सर। तो उसके लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, सिग्मा। ठीक है, तो ये जब ये जो इतना लंबा समेशन दिख रहा है ना, जो इतना लंबा जो सम दिख रहा है, उसको शॉर्टकट में लिखने का काम ये करता है। इस चिन्ह का नाम सिग्मा है लेकिन काम इसका समेशन है। ठीक है, जो ये काम करता है वो समेशन है और चिन्ह का नाम क्या है, सिग्मा, इस सिंबल का नाम सिग्मा है। अब सुनिए, अब लिखना कैसे है हमको, सबसे पहले तो आप इन सबको गौर से देखो और ये देखो कि कौन सी चीज बदल रही है, कौन सा डिजिट बदल रहा है और कौन सा डिजिट फिक्स है।
Q1 सब में फिक्स है तो Q1 तो वैसे ही रहेगा। जो चीज बदल रही है उसको देखो, ये Q2 है, ये Q3 है, यानी दूसरा दूसरा वाला इसका बदल रहा है। ये Q2 Q3 है ना, Q4 आएगा, 5 आएगा, एन में पे एन आया है। तो ये जो चीज बदल रही है ना उसके जगह पे आप आई लिख दो। क्यों लिख रहे हैं अभी बता रहे हैं थोड़ी देर में। आई लिख दिए। नीचे में आप देखो ये R12 R13 R14 R15 R1, यानी कि शुरू वाला डिजिट 1 1 है। देखो 1 1 फिक्स है सब, लास्ट में भी 1 है फिक्स है, इसलिए R1 फिक्स होगा। जो बदल रहा है 2 3 n बदल रहा है बाद वाला चीज, उसकी जगह आई लिख दो। स्क्वायर स्क्वायर लगा दो। बाजू में भी आप देख लो, ये 1 2 है, ये 1 3 है, फिर 1 4 आएगा, फिर 1 5 आएगा, फिर 1 n है। मतलब शुरू 1 तो फिक्स है, बाद वाला चीज बदल रहा है उसको आई लिख दो। ठीक है। अब आई कहां से कहां तक बदल रहा है वो देखो, हमने आई लिख दिया। जो चीज बदल रही थी इसकी जगह आई मतलब आई लिख दिया। अब आई कहां से कहां तक बदल रहा है, 2 से चल रहा है, 2 से इसकी शुरुआत हुई है, 2 3 4 5 कहां तक जा रहा है, n तक। तो उसकी लिमिटों को यहां लिख दो, i इज इक्वल टू 2 टू आई इज इक्वल टू n। ठीक है। और i इज इक्वल टू क्या नहीं है यहाँ पे, i इज इक्वल टू 1 नहीं है यहाँ पे, देख लो। और हो भी नहीं सकता, i इज इक्वल टू 1 आप सोच भी नहीं सकते। i इज इक्वल टू 1 सोचेंगे तो Q1 हो जाएगा। Q1 होने का मतलब ऐसा प्रतीत होता है जानो मानो Q1 पे फोर्स लगा रहा है, जो कि असंभव है। कोई चार्ज खुद पे फोर्स नहीं लगाता, दूसरे चार्जेस पर लगा रहा है, इसलिए i की वैल्यू 1 यहाँ पे नहीं हो सकती। ये आपने टोटल F1 निकाला है, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है। कहीं भी डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा आप पॉज कर लें और एक बार इन चीजों को अच्छे से समझें। कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये F1 निकाला है हमने। अब मुझे आप खुद बताइए कि F1 वास्तव में है क्या। F1 क्या है, वो जो हमने फोटो बनाया था ना सर, वो जो हमने फोटो बनाया था ना सर, उसमें जो Q1 चार्ज था ना, उस इकलौते Q1 चार्ज पर बाकी बचे हुए जितने भी चार्ज हैं, उन चार्जेस के द्वारा जो भी फोर्स लगाए जा रहे हैं उस Q1 पर, उन सभी का योग, उन सभी का टोटल, उन सभी का वेक्टर सम, याद रखना वेक्टर सम, क्योंकि हमने सब वेक्टर के नियमों का पालन करते हुए सम किया है ना, इसलिए वेक्टर सम है कौन, F1। व्हाट इज F1? F1 इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन Q1, मतलब Q1 पर लग रहा है बाकी लोग के द्वारा, है ना। Q1 पर बाकी चार्जेस के द्वारा जो भी फोर्स लग रहा है उन सभी का वेक्टर सम है F1। ऐसे ही अगर आप याद सोचो, जरा दिमाग लगाओ कि मैं Q2 को अगर फिक्स करता, मैं अगर Q1 अभी किसको फिक्स किया था, मैं Q1 को फिक्स किया था। अगर Q1 को फिक्स करने के बजाय अगर मैं Q2 को फिक्स करता और फिर ये सोचता कि सर इस Q2 पर बाकी बचे चार्जेस के द्वारा कितना कितना फोर्स लग रहा है, फिर उनको भी सम करता, ऐसी कहानी लिखता, तो मुझे बताओ तब रिजल्ट क्या मिला होता सर। याद करो सर, Q2 को अगर फिक्स करोगे तो उसमें कौन कौन फोर्स लगा सकता है। Q2 को अगर फिक्स करोगे तो उसमें Q1 लगा सकता है फोर्स, Q3 लगाएगा, है ना। Q2 खुद पे बस नहीं लगाएगा, यानी Q2 पर कौन कौन फोर्स लगा सकता है, तो आप बोलोगे सर Q2 पर खुद Q2 को छोड़ करके बाकी सब जने इस पर फोर्स लगाएंगे। ठीक है। तो इसकी जोड़ियां कैसे कैसे बनेंगी बताओ तो भला। यहाँ पे क्या होगा, अच्छा बताओ यहाँ पे क्या चीजें आएंगे। पहले मैं Q1 को फिक्स किया था ना, इसलिए सब में 1 1 1 1 शुरुआत वाला सब मेरे को फिक्स नजर आ रहा था, 1 1 एकदम कॉमन नजर आ रहा था। अब मैं 2 को फिक्स किया हूँ सर, ये 2 2 फिक्स नहीं जाएगा, यहाँ 2 की जगह 1 हो जाएगा। दूसरे पर पहला लगा सकता है, दूसरे पर दूसरा नहीं लगा सकता, दूसरे पर सीधा तीसरा लगाएगा, है ना। दूसरे पर पहला लगा सकता है, दूसरे पर तीसरा, दूसरे पर चौथा, दूसरे पर पांचवा, ऐसे दूसरे पर एनवा लगा सकता है। ठीक है। और उस हिसाब से यहाँ भी बदल जाएंगे, 2 1 है तो 2 1 हो जाएगा, 2 1 2 3, जैसे यहाँ दिख रहा है वैसा लगा दो। 2 3 मतलब दूसरे चार्ज पर तीसरे चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स, तो ये हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 n। ठीक है। दूसरे चार्ज पर एनवे चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स। और फिर ये भी चेंज हो जाएंगे, देखिए F21 है, दूसरे चार्ज पर पहले चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2 1। ये जैसे 2 3 है तो ये भी 2 3 हो जाएगा, और वैसे 2 n है तो ये भी क्या हो जाएगा 2 n हो जाएगा। अब दूसरे चार्ज पर सभी चार्ज के द्वारा जो जो फोर्स लग रहा है, अगर हम इन सब को टोटल करें तो हमें टोटल फोर्स ऑन Q2 यानी दूसरे चार्ज पर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू हमें पता चल सकती है। और उसका फॉर्मूला फिर क्या तैयार होगा सर, यहाँ पे देखें आप, पहले हम Q1 पर लग रहा रिजल्टेंट फोर्स निकालने चाह रहे थे, ये 1 इसलिए F1 लिखे थे, F1 मतलब Q1 पर लग रहा रिजल्टेंट फोर्स, और इसलिए आपको यहाँ पे F12 F13 F14
और करते करते ये चलते चलते F1N आपको नजर आ रहा था। अब हम अगर Q2 पर देखना चाहें कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबों को सम करना पड़ेगा, इन सब को टोटल करना पड़ेगा, यानी F21, F23, 24, 2N। ठीक है सर, ये भी चेंजेस हो जाएंगे सर, ये 2-1 हो जाएगा, ये भी 2-1 हो जाएगा, 2-1 हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा 2-3, 2-3, 2-3, जहां जहां 1-1 है वहां वहां 2-2 लिखना है, आपको घबराना नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2-2 वाला कोई भी नहीं दिखेगा, बिकॉज Q2 पर फोर्स नहीं लगा है। तो बहुत सिंपल सी बात है सर। चलिए अब आप देखिए यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 कॉमन है। अब आप गौर से देखो यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, ये Q2 Q1 है, ठीक है, ये हो जाएगा Q2 Q3 और वैसे ही हो जाएगा Q2 QN। अब आप देखो यहाँ पे भी सेम चेंज हो जाएगा, 2-1, 2-3, 2N, 2N, 2-3, 2-1। ठीक है, बहुत सरल है, आप देख सकते हैं। जो कहानी पहले 1 को सेंटर्ड मानकर हो रही थी, हमारा ध्यान पहले Q1 पे था, अब हमारा ध्यान Q2 पे है, तो उस हिसाब से कहानी चेंज हुई है। अब इसको देखो, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे आपको बगल में नए सिरे से लिखी है, तो हमारा F1 पहले से तैयार था, ठीक है, मैं आपको F2 चेंज करके लिख के दिखाता हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है ही पहले से। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे फिक्स कौन है, सारे टर्म्स में फिक्स कौन है, Q2 फिक्स है पूरा, तो Q2 को फिक्स रहने दो। बदल कौन सी चीज रही है देखते हैं, Q1, Q3, Q4, Q5 ये बदल रहा है, ठीक है। सो जो बदल रहा है उसके लिए हम I लिखेंगे। नीचे भी आप देखो R21 स्क्वायर, R23 स्क्वायर, तो 2 फिक्स है, शुरुआत वाला 2 फिक्स है, इसलिए R2 फिक्स रहेगा। बाद वाला डिजिट बदल रहा है, इसलिए वो I हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, R2I कैप हो जाएगा। अब बताओ सर यहाँ पे I की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, कहाँ से कहाँ बदलेगी, तो आप देख सकते हैं कि I की वैल्यू 1 है, 3 है, 4, 5, 6, 7 है, N तक है। I की वैल्यू 1 से चालू हो रही है, N तक आ रही है, बस एक जन को छोड़ के कि I की वैल्यू 2 नहीं हो रही है सर, है ना। जैसे यहाँ पे अब आप इससे तुलना करो, आपको एकदम सरल तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे 1-1 था, यहाँ पे 2-2 है, बाकी जगहों पे जो I था यहाँ पे भी I है, बस फर्क इस बात का कि यहाँ पे I 1 न हो करके 2 से N तक था, यानी I की वैल्यू 1 बस नहीं थी, फिर 2 से N तक थी। और यहाँ पे क्या है, I की वैल्यू 2 बस नहीं है, फिर 1 से N तक है, 1 से N तक है 2 को छोड़ करके, ठीक है। सो ये F2 तैयार हो गया। इसी प्रकार आप F3 लिख सकते हैं, F4 लिख सकते हैं, सारे चार्जेस पर जो फोर्स लग रहा है उसको छोड़ के बाकी जनों के द्वारा, बाकी जो चार्जेस है उनके द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसका वो जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका फॉर्मूला आप आसानी से लिख सकते हैं। सो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए टास्क देता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि F3 कितना आएगा, ठीक है, F3 कितना आएगा बताइए, ये आपके लिए एक टास्क है, आप मुझे बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। ये टॉपिक समाप्त होता है, मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट होगा तो आप बेझिझक बिंदास पूछ सकते हैं, और मेरे समझाने में अगर कहीं कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं। थैंक यू सो मच।